शुभमन गिल को यहाँ पर वाइस कैप्टन बनाया गया है, जिस पर बहुत लोगों के अलग अलग प्रतिक्रिया हैं। लोग कह रहे हैं कि किस बेस पर शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। मोहम्मद सिराज को इग्नोर किया गया है। वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, एशिया कप में उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड अनाउंसमेंट हो चुका है, मेरे सामने स्क्वाड है। सबसे पहले इस स्क्वाड पर हम नजर डालते हैं। रोहित शर्मा कप्तान, पता तक कप्तान है। शुभमन गिल वाइस कैप्टन। यहाँ शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया जा रहा है, इस पर बहुत लोगों के सवाल हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया है लोगों की। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल एज ए विकेट कीपर, उसके बाद ऋषभ पंत भी एज ए विकेट कीपर। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद शमी की वापसी हो रही है, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल। उसके बाद कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको इग्नोर किया गया है, जिनको इस स्क्वाड में मौका नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन, करुण नायर और नीतीश कुमार रेड्डी। हम सबसे पहले जो प्लेयर सिलेक्ट नहीं हुए हैं, जिनको इग्नोर किया गया है इस स्क्वाड के लिए, उस पर पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मोहम्मद सिराज के ऊपर पिछले साल 2023 के वर्ल्ड कप में या उसके पहले जो एशिया कप हुआ था, उसमें मोहम्मद सिराज ने बहुत ही ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिया था श्रीलंका के खिलाफ। हम सबको उनका वो परफॉर्मेंस अभी तक नहीं भूला है और हमेशा याद रहेगा, जिस तरह से हमने एशिया कप फाइनल जीता था। उसके बाद मोहम्मद सिराज आईसीसी के नंबर 1 बॉलर रहे थे उस टाइम जब एशिया कप और वर्ल्ड कप चल रहा था। उस वक्त इंडिया के लिए आईसीसी के नंबर 1 बॉलर के रैंकिंग पर वो विराजमान थे, लेकिन इस वक्त उनको इग्नोर किया गया है। उनका आंकड़ा अगर देखें तो 43 इनिंग में 71 विकेट, एवरेज 24 का, इकोनॉमी 5.18 का और एक बार उन्होंने 5 विकेट लिया है। तो यहाँ पर मोहम्मद सिराज को इग्नोर किया गया है। वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, एशिया कप में उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। बीजीटी में अगर सिराज की परफॉर्मेंस देखें तो उनका परफॉर्मेंस उतना भी खराब नहीं था, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनको एक रेस्ट की जरूरत है, पर आप उसको पहले ही रेस्ट दे देते। जब इतना बड़ा टूर्नामेंट आपके सामने है तो आपको प्लेयर्स की वर्कलोड मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए था। यहाँ पर सिराज को क्यों ड्रॉप किया गया है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि सिराज एक बार फिर से मुंबई लॉबी का शिकार हो गए, जो अजीत अगरकर और रोहित शर्मा की ये जो कॉम्बिनेशन है इसका शिकार हो गए हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतना भी खराब नहीं था वनडे में। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है लोगों को कि मोहम्मद सिराज को भी इस टीम का हिस्सा होना चाहिए था। उनकी जगह पर अर्शदीप सिंह को लिया गया है। और फास्ट बॉलर यूनिट की अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और अर्शदीप, इन तीनों की तिकड़ी रहेगी। जहां 2023 के वर्ल्ड कप के दौरान मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की तिकड़ी थी, वहीं हमें इस चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की तिकड़ी नजर आ सकती है। बाकी प्लेइंग 11 का ये हिस्सा होंगे या नहीं, ये तो टाइम पर निर्भर करता है, बाकी देखना होगा आगे। उसके बाद संजू सैमसन को टीम में जगह नहीं मिला है। जो उनका परफॉर्मेंस है संजू सैमसन का पिछला, उसके हिसाब से अगर तुलना करें ऋषभ पंत से, तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन इस 15 के स्क्वाड में फिक्स होना चाहिए था, लेकिन उनको जगह नहीं मिला है। तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर इंडियन टीम में जो सिलेक्शन हो रही है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बेस्ड पर हो रही है, और जो परफॉर्मेंस है उसके बेस्ड पर सिलेक्शन नहीं हो पा रही है। संजू सैमसन को जो इग्नोर किया गया है, यहाँ पर एक और कारण हो सकता है कि संजू सैमसन रणजी की टीम से अभी नहीं खेल रहे थे, तो शायद उनको रणजी के मैचेस मिस करने की वजह से टीम में नहीं लिया गया है। क्योंकि फिलहाल अभी टीम में ऐसा माहौल चल रहा है कि अगर आप घरेलू मैचेस नहीं खेलेंगे, आप रणजी के मैचेस नहीं खेलेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट में आप हिस्सा नहीं लेंगे, तो आपको इंटरनेशनल में मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये भी बात हो सकती है संजू को नहीं सिलेक्ट करने की। उसके बाद करुण नायर,
अभी जो विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है उसमें जिन्होंने रनों का अंबार लगा दिया है वो करुण नायर है। एज ए कैप्टन वो खेल रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी में, और जितने रन बनाए हैं उससे कहीं अच्छा उनका एवरेज है। 752 उन्होंने रन बनाए हैं और 752 का एवरेज अभी भी उनका मेंटेन है। तो करुण नायर के बारे में सिलेक्टर्स को भी पूछा गया कि करुण नायर को क्यों नहीं लिया गया। तो यहाँ पर अजीत अगरकर का ये कहना है कि हम 15 का स्क्वाड बनाना चाहते थे और इसमें करुण नायर फिट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 750 प्लस का एवरेज भले ही छोटा मोटा एवरेज नहीं है, लेकिन हमको अगर 15 का स्क्वाड बनानी है तो हर प्लेयर को हम एडजस्ट नहीं कर सकते। पर सवाल यही उठता है कि अगर आप सब प्लेयर को एडजस्ट नहीं कर पाते तो ऐसे प्लेयर को क्यों एडजस्ट किया जा रहा है जिनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। ऋषभ पंत की मैं बात कर रहा हूं, जिनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, या फिर उन्होंने वनडे मैचेस उतने ज्यादा खेले नहीं है पिछले टाइम में, फिर भी उनके ऊपर भरोसा किया जा रहा है, उनको टीम में लिया जा रहा है। संजू सैमसन और करुण नायर के ऊपर में ऋषभ पंत को लिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल क्रिएट करता है कि अगर ऋषभ पंत को लिया गया है तो किस बेस में लिया गया है, क्या सोशल मीडिया के बेस पे लिया गया है या फिर परफॉर्मेंस की बेस पर लिया गया है, ये आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, 4 ऑलराउंडर शामिल किए हैं इस स्क्वाड में, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। हार्दिक पांड्या चलो फर्स्ट चॉइस हो सकती है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है या फिर उनके तरह के प्लेयर्स है जो भी बहुत ही कम है इंडियन टीम में। एक फास्ट ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या फर्स्ट चॉइस होते हैं हमेशा बीसीसीआई के लिए। और यहाँ पर अगर 3 और बॉलर की बात करें जो ऑलराउंडर हैं, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, तो ये तीनों के तीनों स्पिन ऑलराउंडर हैं जो कि एक ही तरह के बॉलिंग करते हैं। अक्षर पटेल के स्टाइल को देख लीजिए, वाशिंगटन सुंदर या फिर रविंद्र जडेजा, तीनों के तीनों एक ही स्टाइल में बॉल करते हैं, एक ही शैली के बॉलर हैं, फिर भी उनको तीनों को ही टीम में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर सवाल यही क्रिएट होता है कि हार्दिक पांड्या के बैकअप के तौर पर यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी को आप टीम का हिस्सा बना सकते थे, उनको आप 15 के स्क्वाड में जगह दे सकते थे, लेकिन आपने 3 एक ही जैसे बॉलर को ले लिया है, एक ही जैसे ऑलराउंडर को टीम में शामिल कर लिया है, जबकि आपके पास एक ऑप्शन था कि आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को भी टीम में ले सकते थे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला लिया है बीसीसीआई ने, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करे, उनको आप बड़े टूर्नामेंट में ना लो, ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक है किसी भी बोर्ड के लिए। तो बीसीसीआई ने अगर ऐसा फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच के लिया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी को इस टीम का हिस्सा होना चाहिए था, भले ही प्लेइंग 11 में आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन अगर आप हार्दिक पांड्या का बैकअप अगर देखोगे तो इस टाइम पर नीतीश कुमार रेड्डी के अलावा कोई भी प्लेयर नहीं है। उसके बाद स्क्वाड की अगर बात करें तो रोहित शर्मा तो कप्तान के तौर पर खेल रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल को यहाँ पर वाइस कैप्टन बनाया गया है, जिस पर बहुत लोगों के अलग अलग प्रतिक्रिया हैं। लोग कह रहे हैं कि किस बेस पर शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। हालांकि पिछले बार जो लास्ट हमने ओडीआई दौरा किया था श्रीलंका का, उसमें भी वाइस कैप्टन थे शुभमन गिल, लेकिन यहाँ पर श्रेयस अय्यर भी इस टीम में है, हार्दिक पांड्या भी इस टीम में है, जसप्रीत बुमराह भी इस टीम में है। तो उनके ऊपर उनके ऊपर शुभमन गिल को आपने लिया है, तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई शुभमन गिल पर इन्वेस्ट करना चाहती है और लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहती है। पर सवाल यही है कि उनका परफॉर्मेंस क्या है, क्या उनका परफॉर्मेंस उस तरह का है कि वो टीम में लगातार बनने लायक हैं। क्योंकि इससे पहले जो सवाल उठ रहे थे वो यही है कि अगर शुभमन गिल को इस टीम में मौका मिलता है जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रही है, इस टीम में अगर मौका मिलता है तो फिर अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी वो टीम का हिस्सा हो पाएंगे। तो ये उनका आखिरी दौरा भी हो सकता था चैंपियंस ट्रॉफी में,
क्योंकि उसके बाद अगर उनके बैट से रन नहीं बने तो शायद उनको बाहर किया जा सकता था। लेकिन यहाँ बीसीसीआई अलग ही सोच रखती है और यहाँ पर शुभमन गिल को ही एज ए फ्यूचर कैप्टन के तौर पर देख रही है। इस वजह से शायद बीसीसीआई ने शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया है। श्रेयस अय्यर वापसी कर रहे हैं। केएल राहुल एज ए विकेट कीपर खेलेंगे और केएल राहुल ने वर्ल्ड कप जो 2024 में 2023 में जो वर्ल्ड कप खेला गया था वहां केएल राहुल ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो उनका रहना काफी अच्छा है। उसके बाद हार्दिक पांड्या फर्स्ट चॉइस होते हैं हमेशा। रविंद्र जडेजा, यहाँ पर रविंद्र जडेजा के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि जो उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिया है वो उतना अच्छा नहीं है, ना ही उनके 2024 के T20 वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी उनको इस टीम में जगह मिला है। तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या उनको देख कर लिया गया है इस टीम में। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं आपकी क्या राय है रविंद्र जडेजा को सिलेक्ट करने के पीछे। कुलदीप यादव एकमात्र स्पिनर जो कि हर कोई ये चाहता था कि कुलदीप यादव एज ए स्पिनर इस टीम का हिस्सा हो। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के बाद अगर कोई इस टीम का हिस्सा डिजर्व करते हैं तो वो वाशिंगटन सुंदर ही है। लेकिन कब, जब ये दोनों अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा इस टीम का हिस्सा ना हो, क्योंकि ये सारे एक ही शैली के बॉलर है, एक ही तरह एक ही स्टाइल में बॉलिंग करते हैं। तो शायद रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल अगर इस टीम में हैं ऑलरेडी तो इनका रहना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। आप इसके बदले किसी और प्लेयर को मौका दे सकते थे। उसके बाद ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल इस टाइम पे इंडियन टीम के लिए फर्स्ट चॉइस ओपनर है, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं लगातार, वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई गेट खटखटा के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो बंदा जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गेट तोड़ के अंदर इंटर किया है। तो जिस तरह से इनका परफॉर्मेंस है काफी अच्छा है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टूर हुआ था बीजीटी, उसमें भी इनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और अभी के टाइम पे अगर कोई इंडियन प्लेयर, इंडियन बैट्समैन जो अगर इन फॉर्म है तो एकमात्र यशस्वी जायसवाल है, जिनकी फॉर्म कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर्स से काफी अच्छी है और वो डिजर्व करते थे इस टीम का हिस्सा होना। और उन्होंने मजबूर किया बीसीसीआई को सोचने के लिए कि अगर भले ही आप यशस्वी जायसवाल को शुभमन गिल को आप ना लो, लेकिन यशस्वी जायसवाल को आपको लेना पड़ेगा। तो ये तो था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपना स्क्वाड। अगर कोई पॉइंट मैं मिस कर रहा हूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मेरे इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।